आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने झारखंड दौरे पर आज संथाली जबान की अव्वल टिक्की रस्मुल खत के 7 साला जश्न की खितामी तकरीब में करेंगी शिरकत। सदर NIT जमशेदपुर में कॉन्वोकेशन तकरीब से भी करेंगी खिताब। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच आज अरावली मामले की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुतालिक तनाजात का अज खुद लिया था नोटिस। दिल्ली NCR समेत शुमाली भारत में शदीद सर्दी और घनी धुंध। उत्तर प्रदेश में सर्दी की लहर की वजह से 12वीं जमात तक के तमाम स्कूल 1 जनवरी तक कर दिए गए हैं बंद। ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अमन मंसूबे पर 90% हुआ इत्तेफाक राय। ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात अब यूक्रेन तनाज़े के हल के बहुत करीब। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ चौथा T20 मैच जीतकर सीरीज में अपना तसल्लुत रखा बरकरार। चौथे T20 मैच में श्रीलंका को 30 रन से दी शिकस्त। सीरीज में हासिल की 4-0 की बरतरी। स्मृति मंधाना ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में मुकम्मल किए 10,000 रन। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू झारखंड के अपने दौरे पर आज संथाली जबान की ओल चिक्की रस्मुल खत के 100 साला जश्न की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी। वो पंडित रघुनाथ मुर्मू को खराजे तहसीन पेश करेंगी, जो ओल चिक्की स्क्रिप्ट के मौजिद हैं। सदर उनके मुजस्मे को फूल चढ़ाकर खराजे तहसीन पेश करेंगी और इसके बाद सदर NIT जमशेदपुर के 15वें कॉन्वोकेशन से खिताब करेंगी। और इससे पहले कल रांची पहुंचने पर गवर्नर संतोष गंगवार और वजीर आला हेमंत सोरेन ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। सदर के दौरे के लिए रांची, जमशेदपुर और गुमला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और कई इलाकों को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। वो गुमला में एक लोक सकाफती प्रोग्राम में शिरकत के बाद मंगल को दिल्ली वापस आएंगी। सदर के दौरे के दौरान मरकजी वुज़रा और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी तक़रीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद चीफ सेक्रेटरियों की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरीज के साथ अपने ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि हम भारत को खुद इन्हिसार बनाने, गरीबों को बाइख्तियार बनाने और तरक्की याफ्ता भारत के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए किस तरह से मिलकर काम कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरीज की यह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हुई है कि जब भारत इस्लाहात के दौर से गुजर रहा है। ये इस्लाहात तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इन इस्लाहाती एक्सप्रेस का मरकजी इंजन भारत के नौजवान हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी कोशिश है कि मुल्क की आबादी को बाइख्तियार बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने काम के मयार पर जोर देते हुए कहा कि हम जो भी करते हैं हमें उसे अच्छी तरह से करना चाहिए। गवर्नेंस हो, डिलीवरी हो या मैन्युफैक्चरिंग, मयार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर मेड इन इंडिया को मयार बनाने के लिए काम करें और जीरो एफिलेट, जीरो डिफेक्ट के अपने अज़्म को मजबूत करें। वज़ीर आज़म ने लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को मरबूत करने पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने हुनरमंदी, आला तालीम, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के अलावा खेलों और दीगर कई मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने रियासतों पर जोर दिया कि वो मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ दें, कारोबार करने में आसानी को बेहतर बनाएं और सर्विस सेक्टर को मजबूत करें। वज़ीर आज़म ने सभी से मुतालबा किया है कि वो भारत को आलमी खदमात का एक बड़ा इदारा बनाए। हिंदुस्तान दुनिया की फूड बास्केट बनने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि हमें ज़राअत, बागबानी, मवेशी परवरी, डेयरी और माही परवरी की तरफ बढ़ना चाहिए और इस तरह भारत खुराक का एक बड़ा बरामद कुनंदा बन सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की तारीफ में हालिया तब्दीली का खुद नोटिस लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस ए जी मसी पर मुश्तमिल एक बेंच आज इस मामले की समाअत करेगी। अरावली खत्ते की मुबहम तारीफ पहले गैर कानूनी कानकनी का बाइस बन चुकी है। अदालत ने पहले कानकनी को रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी की तश्कील की हिदायत दी थी। अरावली की पहाड़ियों माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने, ज़मीनी पानी के तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन को बंजर होने से रोकने में अहम किरदार अदा करती हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। शदीद सर्दी और धुंध ने मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी है। हद निगाह कम होने की वजह से ड्राइवरों को सड़कों पर गाड़ी चलाने में मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात ने आज मशरक़ी मध्य प्रदेश, जम्मू, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के पहाड़ी इलाकों और शुमाल मशरिक़ में घने धुंध की पेशगोई की है। दरियासना दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल के नशीबी हिमालयाई इलाके, बिहार, उड़ीसा और शुमाल मशरिक़ में अगले चंद दिनों तक घने धुंध का इम्कान है। दिल्ली में आज दोपहर तक हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच जाएगी, जो बाद में कम होकर 10 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। मजीद ये कि शुमाली राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल तक सर्दी की लहर मुतवक्के है, जबकि जज़ाइर अंडमान और निकोबार में 31 दिसंबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली भारत के बेशतर हिस्से जो घने धुंध से अपनी जद में ले लिया है। धुंध ने फिजाई सफर को शदीद मुतासिर किया है और इसके जवाब में इंडिगो एयरलाइंस ने मौसम के हवाले से एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइंस के मुताबिक दिल्ली और हिंडन हवाई अड्डों पर आज सुबह ठंडी हवाओं के साथ घनी धुंध छाई रही और कम दूर तक नजर आने की वजह से कई परवाजों का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। मजीद ये कि बदलते मौसम की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन सुस्त होने का खदशा है। एयरलाइंस ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो अपडेट्स के लिए सरकारी चैनल्स पर अपने फ्लाइट शेड्यूल पर नजर रखें और जैसे जैसे मौसम बेहतर होगा ऑपरेशंस मामूल पर आ जाएंगे और परवाजें शेड्यूल के मुताबिक चलेंगी। मुसलसल गिरता हुआ दर्जे हरारत और घनी धुंध उत्तर प्रदेश में जिंदगी को बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। सुबह और रात गए सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और इस बात को जहन में रखते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महकमा तालीम को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तलबा की सेहत से कोई समझौता ना किया जाए और स्कूलों को आर्जी तौर पर बंद रखा जाए। सीएम योगी की हिदायत के बाद रियासत भर में नर्सरी क्लास से लेकर 12वीं तक के तमाम स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का हुक्म जारी किया गया है और इसमें आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड और दीगर बोर्ड्स के तहत सरकारी इमदाद याफ्ता और निजी स्कूल शामिल हैं। सीएम योगी ने अफसरान को अहकामात जारी करते हुए कहा है कि तमाम अफसरान फील्ड विजिट पर होंगे और गरीबों के लिए कंबल और अलाव की दस्तयाबी को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने ओहदेदारों को तमाम नाइट शेल्टर्स में भी जरूरी इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। अहमदाबाद में कल एक अजीमुल शान सकाफती मेला नमो उत्सव का एहतमाम किया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जिंदगी, ख्यालात और कौमी खदमात के लिए वक्फ इस तकरीब में शिरकत की। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी इस तकरीब में मौजूद थे। नमो उत्सव में नरेंद्र मोदी की क़यादत और जद्दोजहद की कहानी को मौसीकी, रक्स और मल्टी मीडिया के जरिए जिंदा किया गया और इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की जिंदगी मुल्क के नौजवानों के लिए एक तहरीक है। उन्होंने बताया कि किस तरह से खिदमत और अज़्म के जज्बे ने एक आम आदमी को आलमी सतह का लीडर बना दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज आसाम के दौरे पर हैं। वो आसाम तहरीक के शहीदों को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए नौ तामीर शुदा शहीद मेमोरियल एरिया का दौरा करेंगे। ये तहरीक गैर कानूनी और गैर मुल्कियों के खिलाफ शुरू की गई थी और इसे आसाम की तारीख में इसे ख़ास अहमियत हासिल है। और इसके बाद वज़ीर दाखिला विष्णु संत शंकर देव की जाय पैदाइश नागौन ज़िले के बोर्दो
बाट द्रवाथान का दौरा करेंगे। वहां वो उसकी तामीर नौ के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे और एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। गुवाहाटी वापस आने पर अमित शाह शहर की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए नई पुलिस कमिश्नरेट की इमारत और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। और दिन के आखिरी प्रोग्राम में वो गुवाहाटी में ज्योति बिष्णु कल्चर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें तकरीबन 5000 शायकीन की गुंजाइश वाला एक जदीद ऑडिटोरियम भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि एंटीबायोटिक्स अद्वियात बहुत सी बीमारियों के खिलाफ बेअसर साबित हो रही हैं और ये हम सब के लिए तशवीशनाक है। मुल्क के कई नामवर डॉक्टरों ने भी वज़ीर-ए-आज़म की इस अपील की हिमायत की है। डॉक्टरों का कहना है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के वक्त और डॉक्टर के मशवरे पर ही करना चाहिए। Honorable Prime Minister has called upon us to use antibiotics when they are truly needed and only when they are prescribed by doctors. He has strongly cautioned us against self-medication. In this regard, doctors have a special professional responsibility. Us doctors should ensure that we prescribe antibiotics responsibly and according to the standard protocols. Taking heed of the clarion call of the Prime Minister, we should join in a whole of society mission for the rational use of antibiotics in our nation. हम जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट भर्ती होते हैं, आईसीयू में जो होते हैं, उनमें कई दफ़ा ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जिसके लिए कोई एंटीबायोटिक कामयाब नहीं होती। उनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होती है और ये एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि जो हम एंटीबायोटिक का मिसयूज़ करते हैं कि ज़ुकाम, नज़ला या थोड़ा सा भी इन्फेक्शन जो वायरल हो सकता है, उसके लिए हम बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। इस एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस एंटीबायोटिक से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको एक मौका मिल जाता है कि वो इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं और जब इस एंटीबायोटिक की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो असर नहीं करती। प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। यहाँ फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ से कोई ना कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं या फार्मासिस्ट उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं। या घर में कोई भी व्यक्ति को, किसी को बुखार हुआ, उससे यदि वो ठीक हो गया एंटीबायोटिक खाने से, तो लोग उस एंटीबायोटिक को अपने लिए भी इस्तेमाल करने लगते हैं जब उनको कोई बीमारी होती है। एंटीबायोटिक का इस तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही गलत बात है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है। एंटीबायोटिक को तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब डॉक्टर उसकी प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा तो एंटीबायोटिक को नहीं खाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में हम सबका ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर खिंचवाया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में होता क्या है कि आमतौर पे होने वाली बीमारियां, निमोनिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, इन पर भी आजकल एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है। और ये होता अक्सर क्यों है कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं एंटीबायोटिक लेते समय। तो एंटीबायोटिक आप जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर, डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी है। एंटीबायोटिक लेते समय आपको कोर्स पूरा कर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान एंटीबायोटिक के तर्कसंगत उपयोग के लिए बहुत ही सामायिक और जन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरी जनमानस से अनुरोध है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल केवल चिकित्सक की सलाह पे ही करें। जब एंटीबायोटिक की ज़रूरत ना हो और इसका इस्तेमाल किया जाता है तो मरीज़ को जब अगली बार एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है तब वो काम नहीं करती, क्योंकि कीटाणु एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध या रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते। मेरी अपने स्वास्थ्य कर्मियों से भी अनुरोध है और विनती है कि वो एंटीबायोटिक का उपयोग और प्रिस्क्राइब केवल तर्कसंगत रूप से ही करें। और अब बात करते हैं विकसित भारत जी राम जी कानून की।
उत्तराखंड के लोगों ने विकसित भारत जी राम जी स्कीम पर अपनी खुशी का इजहार किया है और उनका कहना था कि ये स्कीम अब पहले से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम करेगी। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। पहले जो मनरेगा का जो काम था गांव में वो 100 दिन का था और अब मोदी जी ने उसे 125 दिन का कर दिया है और इसमें हमारी जो गांव की महिलाएं हैं काफी अच्छा काम करती है, उन्हें काफी हेल्प मिलती है। जैसे कि गांव में आपको पता ही है कि कोई रोजगार के साधन नहीं है, तो मनरेगा रोजगार का बहुत बड़ा साधन है गाँव की महिलाओं के लिए। पहले 100 दिन मनरेगा की दिहाड़ी करी जाती थी एक ग्रामीण द्वारा, और अब वही ये दिहाड़ी अभी 125 दिन है, जिसका एक ग्रामवासियों के लिए भी फायदा है कि जो 125 दिन अब वो काम कर सकते हैं साल भर में। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि पहले मनरेगा में कुछ ही कार्य किए जाते थे, अब बहुत सारे कार्य मनरेगा के द्वारा किए जा रहे हैं। पहले जो मनरेगा नाम से थी उसमें केवल 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का कर दिया गया है। और कुछ काम ऐसे थे जो कि गांव में कम काम थे, उसमें काम बढ़ा दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ इस योजना से और मजदूरों को और अधिक फायदा होगा। एक परिवार को पहले केवल 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का मिलेगा, इस हिसाब से भी फायदा होगा। दूसरी बात, जो काम बढ़ाए गए हैं, पहले तो बहुत कम काम थे इसमें, अब थोड़ा कामों की संख्या बढ़ाई गई है। तो ये थी विकसित भारत जी राम जी कानून से मुतालिक खबरें। और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की तरफ। बात करते हैं गैर मुल्की खबरों की। पाकिस्तान का झूठ हमेशा बेनकाब होता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज की दुरुस्त और फैसलाकुन कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की क़यादत में खौफ और डर का माहौल था। ये खुद पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने कबूल किया है। अपनी शिकस्त छुपाने के लिए मुसलसल झूठ फैलाने के बाद अब खुद उनके लीडरों की सच्चाई सामने आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के अंदर की असलियत। सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए वो हमेशा सामने आ ही जाती है। पाकिस्तानी क़यादत जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज की जानिब से की जाने वाली जबरदस्त और सख्त कार्रवाई के बारे में अपने ही लोगों से हकीकत छुपा रही थी, बिलाखिर गलती से ही सही हकीकत सामने आ गई। पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने नादानिस्ता तौर पर एक तकरीब के दौरान स्टेज से एतराफ किया कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासी क़यादत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज की बहादुरी एन मुताबिक कार्रवाई से खौफजदा थी और कैसे लीडर अपनी जानों के लिए खौफजदा थे। पाकिस्तानी मीडिया में छाए रहने वाले जरदारी को ये कहते हुए साफ सुना जा सकता है कि भारतीय कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की आला क़यादत में खौफ का माहौल था और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें हमलों के दौरान बंकरों में जाने का मशवरा दिया था। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। दर हकीकत पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया के सामने झूठ की दास्तान पेश करता है, बल्कि झूठे और बेबुनियाद दावों से अपने ही मुल्क के अवाम को गुमराह भी करता है। उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज की बड़ी कार्रवाई और हर महाज पर पाकिस्तान की इबरतनाक शिकस्त को छुपाने के लिए इसी तरह का झूठ फैलाया, लेकिन असल सच्चाई लीडरों के बयानात से झलक जाती है। माजी में भी पाकिस्तानी रहनुमा नादानिस्ता तौर पर हकीकत को बेनकाब कर चुके हैं। पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म और वजीर ख़ारजा इसहाक डार ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी फौज भारतीय हमलों से हिल गई थी और उन्होंने सऊदी अरब के जरिए भारत से जंगबंदी की अपील की थी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एतराफ़ किया कि 9 और 10 मई की दरमियानी शब पाकिस्तानी फौजी अड्डों पर भारत के हमलों ने उनके मुल्क को हिलाकर रख दिया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के हमले के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल का इंकशाफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 45 सेकंड का वक्त था। जैश मोहम्मद के एक आला कमांडर ने एक वीडियो में एतराफ़ किया कि उनके हेड क्वार्टर और मौलाना मसूद अजहर के खानदान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया गया, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और अब पाकिस्तानी सदर का ये एतराफ़ कि भारत की बदली हुई सिक्योरिटी पॉलिसी और दहशतगर्दी के खिलाफ उसके मजबूत मौक़िफ़ की भी अक्कासी करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ दहशतगर्द नेटवर्क को शदीद धचका पहुंचाया, बल्कि पाकिस्तान की आला क़यादत के अंदर खौफ भी पैदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
और इतवार को अमेरिकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान फ्लोरिडा में तवील मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों ही रहनुमाओं ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा किया कि अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदा अमली तौर पर तय पाया गया है। मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत यूक्रेन में जारी जंग के हल के बहुत करीब है। ताहम सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ज़मीनी सतह के कुछ मुश्किल मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। मुलाकात के बाद सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सदर ट्रंप के साथ मुलाकात और बातचीत से कई अहम नताइज बरामद हुए। मजीद ये कि सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सदर ट्रंप जनवरी में यूक्रेनी और यूरोपीय रहनुमाओं की मेज़बानी करेंगे। दरअसल यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने इस मुलाकात पर बात करने के लिए सदर ट्रंप, ज़ेलेंस्की और कई यूरोपीय रहनुमाओं से तकरीबन 1 घंटे तक बात की। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई, जिसका वो खैर मकदम करती हैं। और इस गुफ्तगू से कबल सदर ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी फ़ोन पर बात की थी। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात के बाद सदर पुतिन के खुसूसी एलजी किरिल दिमित्रीफ ने एक पोस्ट में लिखा कि दुनिया सदर ट्रंप की अमन कोशिशों की सताइश करती है। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं, जहां साल का आखिरी मन की बात प्रोग्राम वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेश किया, जहां ऑपरेशन सिंदूर और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हर हिंदुस्तानी के लिए फ़ख्र की अलामत रहा। वजीर आज़म ने खेल से लेकर जंग के मैदान तक अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियाँ गिनवाई और कहा कि 2026 में हम नई करारदादों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद खबरें भी जान लेते हैं। इसी के सफ़े अव्वल पर आपको बताते हैं कि नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात आज मुतवक्किह है और गजा पर फैसला भी मुतवक्किह है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये कदम मुआहदे के अगले मरहले की पेशरफ्त के लिए इंतहाई अहम माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबरें भी जान लेते हैं, जहां अफगानिस्तान से यहाँ पर खबर है कि अफगानिस्तान में दवाओं का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है, जहां दवाओं की शदीद किल्लत और गैर मयारी दवाओं की दस्तयाबी के बाइस लाखों अफराद की सेहत खतरे में पड़ गई है। मकामी मीडिया ने कहा है कि ये सूरत हाल इतनी सख्त संगीन सूरत इख्तियार कर चुकी है कि बच्चों, हामला खवातीन और दायमी बीमारी में मुब्तला मरीजों के लिए तशवीशनाक बनती जा रही है। आगे जान लेते हैं, जहां शुमाल मशरक़ी अमेरिका जो इस वक्त पूरी तरह से बर्फ़ में मुंजमद हो गया है, हज़ारों परवाज़ें मनसूख हो गई हैं और हंगामी हालात यहाँ पर नाफिज कर दिए गए हैं। वहीं दिल्ली के हवाले से भी यहाँ पर खबर है, आपको बता दें कि दिल्ली में पॉल्यूशन के हवाले से सख्त तरीन फैसले लिए जा रहे हैं और इसी के हवाले से यहाँ पर कहा गया है कि ग्रेफ 4 की जो 2 पाबंदियाँ हैं वो मुस्तकिल कर दी गई हैं। पहली पाबंदी तो PUC को एक लाजमी करार दे दिया गया है, यानी कि अगर किसी भी गाड़ी का PUC नहीं होगा तो उन गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। वहीं दूसरा ये है कि दिल्ली में दाखिल होने वाली गाड़ियाँ जो भारत स्टेज के इखराज के मयार पर पूरा नहीं उतरती हैं उनको भी एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में अपना तसल्लुत बरकरार रखा है। टीम ने इतवार को खेले गए चौथे T20 में श्रीलंका को 30 रन से शिकस्त दी। तिरुवनंतपुरम में खेले गए मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना के 80 और शेफाली वर्मा के 79 रन की बदौलत मुकर्ररा 20 ओवरों में 2 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बनाए। और अहम बात यह है कि स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 10,000 रन भी मुकम्मल कर लिए। 222 रन के हदफ के जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 6 विकेटों पर 191 रन ही बना सकी और 30 रन से मैच हार गई। सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मैच मंगल को खेला जाएगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और खबरनामे में आपसे रुखसत होने का वक्त आ गया है, लेकिन इससे पहले हम आपको छोड़े जाते हैं इटली से ओलंपिक टॉर्च रिले की कुछ खूबसूरत झलकियों के साथ। आप इन तस्वीरों से लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।